नमस्कार। मैं डॉक्टर डीके राय और फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल इंटेलिजेंस शो के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप पेशेंट की नीड और हॉस्पिटल की नीड दोनों को मैच करके आप बेटर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कैसे आप एग्जिस्टिंग पेशेंट से ही एथिकली मोर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल इंटेलिजेंस, जिसमें कि रेकरिंग रेवेन्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग पेशेंट, कैसे आप उन्हीं पेशेंट से एक रेगुलर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो भी एथिकली। और इसको स्टार्ट आप कर सकते हैं डायबिटीज से। क्यों फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है और कैसे आप कंटिन्यूटी ऑफ केयर, पेशेंट वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते हुए एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स डेवलप कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल हॉस्पिटल रेवेन्यू सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। मैं डॉक्टर डी के राय, फाउंडर फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल मूवमेंट एंड हॉस्पिटल ट्रेडर्स। सबसे पहला जो पेशेंट का सवाल होता है कि डॉक्टर, मैं मेडिसिन तो ले रहा हूं लेकिन मेरा शुगर अभी भी फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं क्या खाना खाऊं? मेरा शुगर क्यों सुबह में अधिक हो जाता है? और क्या मुझे इस टेस्ट की रियली आवश्यकता है? उसके सवाल होते हैं कि मैं कब आपको फिर से दिखाने आऊं, और क्या मेरी आंखें सेफ हैं, मेरी किडनी सेफ है, मेरा हार्ट सेफ है। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब एक लिमिटेड टाइम कंसल्टेशन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब यहीं से केयर गैप शुरू होता है कि पेशेंट वो डिसअपियर नहीं होता है, वो सिस्टम जो है उसके कारण पेशेंट गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कंसल्टेशन दिया, प्रेस्क्रिप्शन दिया, आप और पेशेंट घर गया और यहीं से फॉलो अप गैप शुरू हो गई। पेशेंट को क्या चाहिए? फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, न्यूट्रिशन, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन एंड मॉनिटरिंग। यानी पेशेंट को कंप्लीट सिस्टम चाहिए जिसमें कि फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, न्यूट्रिशन और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के साथ मॉनिटरिंग भी हो, ताकि उसके सभी सवालों का जवाब मिल सके। अब यहीं पे ओनर्स का क्या क्वेश्चन होता है कि मैं कैसे अधिक से अधिक पेशेंट अपने हॉस्पिटल में लाऊं, कैसे मैं अधिक पेशेंट को प्राप्त करूं। जबकि उनका असली सवाल होना चाहिए कैसे पेशेंट के लिए अधिक से अधिक वैल्यू क्रिएट कर सकूं। ऑलरेडी जो पेशेंट हम पे ट्रस्ट करते हैं उनको ही एक बेटर वे में कैसे ट्रीट कर सकूं। इसीलिए न्यू पेशेंट एक्विजिशन सिस्टम तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वे पेशेंट जो आप पे ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं उनको अगर आप कंटिन्यूटी ऑफ केयर प्रोवाइड कराते हैं तो ये आपके लिए अधिक फ्रूटफुल रहेगा और अधिक इकोनॉमिकल भी होगा। अब डायबिटीज से ही क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है। डायबिटीज में केवल एक वन विजिट सिस्टम नहीं होता है, वन विजिट डिजीज नहीं है। पेशेंट को रेगुलर केयर एंड फॉलो अप विथ मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। इसमें आपने डायग्नोज किया, ट्रीट किया, उसके बाद से पेशेंट को मॉनिटरिंग की जरूरत होती है कि उसका HbA1c कितना है, उसका वेट कितना घट रहा है, बढ़ रहा है, उसका EGFR क्या चेंज हो रहा है, उसका यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो में क्या चेंज आ रहा है, उसका बाकी वेस्ट का क्या साइज है, शुगर कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। सो ये मॉनिटरिंग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, लेकिन ये मिसिंग होता है। साथ ही पेशेंट को एक रेगुलर सपोर्ट चाहिए कि मैं ये क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं, क्या मैं आम खा सकता हूं, क्या मैं केला खा सकता हूं, क्या मैं सेव खा सकता हूं। तो इस तरह के तमाम सवाल होते हैं जो पेशेंट के मन में चल रहे होते हैं, इसलिए उसको एक रेगुलर सपोर्ट की भी जरूरत होती है। और उसके बाद से वो अन्य मरीजों को देख करके कि कितने पेशेंट जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट लगातार ले रहे हैं फिर भी उनकी किडनी खराब हो गई, आंखों की रोशनी चली गई, हाथ पैरों में जलन, हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगती है, और तमाम प्रॉब्लम्स, फैटी लीवर हो जाता है, डायलिसिस पे चले जाते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। ये सब जब अपने चारों ओर देख रहा होता है तो उसके मन में सवाल आता है कि क्या मेरी आर्गन्स जो है वो प्रोटेक्टेड हैं। और उसके बाद उसका अगला सवाल होता है कि मुझे कब डॉक्टर से दिखाने आना है। और अगर उसकी के सारे सवालों का जवाब मिल जाता है तो पेशेंट लंबे टाइम तक आपके साथ बना रहता है। इसीलिए क्लिनिकल जर्नी लंबी होती है डायबिटीज में, इसीलिए हॉस्पिटल का रिलेशनशिप पेशेंट से भी लंबा होना चाहिए। अब न्यू पेशेंट जर्नी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले पेशेंट को आप एसेस करिए, फिर उसको पर्सनलाइज केयर दीजिए।
उसको रेगुलरली मॉनिटर करिए, फिर उसको सपोर्ट मिले, उसके ऑर्गन्स प्रोटेक्ट हों और उसको फॉलो अप का सिस्टम मिले, तो पेशेंट रेगुलरली आपके साथ बना रहेगा। पेशेंट आपके हॉस्पिटल के, आपकी क्लिनिक को छोड़ करके नहीं जाएगा। अब वन पेशेंट वन कनेक्टेड केयर जर्नी होनी चाहिए। और ये कैसे होगा? जब आप अप्रोप्रिएट केयर दें राइट टाइम पे राइट पेशेंट को, और मेजरेबल फॉलो अप कर सकें। तो इसीलिए आपको आवश्यकता होती है डायबिटीज इंटेलिजेंस सेंटर डेवलप करने की, जिसमें क्या होता है कि जो आपके हॉस्पिटल के एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उन्हीं को कनेक्ट करके और एक प्रॉपर केयर पेशेंट को मिल पाता है। इसमें सबसे पहला जो एसेट है डॉक्टर, जो क्लिनिकल डिसीजन लेते हैं, लैब जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज देते हैं, फार्मेसी जो प्रेस्क्रिप्शन की फुलफिलमेंट करते हैं, और फूड एंड लाइफस्टाइल यानी न्यूट्रिशन, फिर मॉनिटरिंग, ग्लूकोज मॉनिटरिंग या सीजीएम मॉनिटरिंग, स्पेशलिस्ट केयर, सुपर स्पेशलिस्ट केयर जो कॉम्प्लिकेशंस एंड कोमॉर्बिडिटी की केयर कर सकें। इस तरह से डायबिटीज इंटेलिजेंस सेंटर आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स को एक कनेक्टेड लेयर में कन्वर्ट कर देता है, और कनेक्टेड केयर से बेटर कंटिन्यूटी रहती है, स्ट्रॉन्गर पेशेंट रिलेशनशिप मिलता है, और उसके बाद पेशेंट आपके साथ लंबे टाइम तक सस्टेन करता है। न सिर्फ सस्टेन करता है बल्कि अदर पेशेंट्स को रेफर भी करता है, न्यूअर पेशेंट्स भी आते हैं। अब रेवेन्यू फ्लाईव्हील कैसे होता है? आपके पास रेवेन्यू कैसे आता है? आपके एग्जिस्टिंग पेशेंट जो है उसमें उनको क्या केयर की नीड है, उसके लिए आप केयर पाथवे डेवलप करिए, फिर उनका इंगेजमेंट का सिस्टम बनाइए, उनका फॉलो अप करिए। इससे उनको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। जब बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, और फिर वो आपके साथ लंबे टाइम तक बने रहेंगे, और फिर वो दूसरे पेशेंट को भी रेफर करेंगे। इस तरह से आपके पास न्यू पेशेंट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए हॉस्पिटल ओनर्स को मुझे नए पेशेंट कैसे मिलेंगे इस पर फोकस करने के बजाय हम एग्जिस्टिंग पेशेंट को बेटर केयर कैसे दें इस पर फोकस करना चाहिए। इससे न सिर्फ लंबे टाइम तक पेशेंट आपके साथ जुड़ा रहेगा बल्कि अदर न्यू पेशेंट्स को भी ले आएगा। इस तरह से आपका पेशेंट एक्विजिशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इसीलिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स में बेटर फॉलो अप की जरूरत होती है। अब सीजीएम ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। सीजीएम एक डेटा देता है जो कि डायबिटीज केयर में इंटेलिजेंस के रूप में काम करता है। अब कैसे इंटेलिजेंस? सीजीएम से वो डेटा मिलता है कि पेशेंट का ब्लड शुगर मैक्सिमम कितना जा रहा है, मिनिमम कितना जा रहा है, कितनी बार ब्लड शुगर स्पाइक हो रहा है, किस फूड से शुगर स्पाइक हो रहा है, स्ट्रेस का कितना इम्पैक्ट हो रहा है, स्लीप का कितना इम्पैक्ट हो रहा है। इस तरह से सीजीएम एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराता है, एक डेटा प्रोवाइड कराता है जो डायबिटीज पेशेंट की बेटर केयर किया जा सके। और इसीलिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन 2026 ने सीजीएम डेटा को डायबिटीज केयर में इंक्लूड किया है। न्यूअर गाइडलाइंस में उन्होंने कहा है कि सीजीएम डेटा पेशेंट केयर को पर्सनलाइज करने में बहुत ही इफेक्टिव होगा। अब इसीलिए आपको क्या करना है कि सीजीएम डेटा के बेस पे इंटेलिजेंस डेवलप करिए और फिर प्रॉपर एक्शन लीजिए। क्योंकि सीजीएम एकमात्र ग्राफ नहीं है बल्कि ये उसकी वैल्यू को आप इंटरप्रेट करके अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं और फॉलो अप कर सकते हैं। यदि जो फूड आपका ब्लड शुगर स्पाइक कर रहा है उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस से आपका शुगर बढ़ रहा है स्ट्रेस को अवॉइड करिए। स्लीप कम होने की वजह से शुगर बढ़ रहा है उस प्रॉपर नींद लीजिए। तो ये सारी चीजें जो सीजीएम है आपको बेटर एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है और रिक्वायर्ड इनपुट प्रोवाइड करता है। अब जो अगला है ऑर्गन प्रोटेक्शन लेयर, ये केवल शुगर को ट्रैक करने तक ही डायबिटीज मैनेजमेंट लिमिटेड नहीं है बल्कि क्या लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए मैटर करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन 2026 की न्यूअर गाइडलाइन में कहा गया है कि आप ब्लड शुगर तक ही डायबिटीज मैनेजमेंट को लिमिटेड मत रखिए बल्कि ऑर्गन प्रोटेक्शन पे फोकस करिए, लाइफस्टाइल मेडिसिन को फोकस करिए और टीजीएम डेटा को यूज करिए पेशेंट के ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज करने में। तो ऑर्गन प्रोटेक्शन लेयर में सबसे पहले जो आपको प्रोटेक्ट करना होता है, हार्ट प्रोटेक्ट करिए, आइज को प्रोटेक्ट करिए, कहीं रेटिनोपैथी तो नहीं डेवलप हो रही है, किडनीज को प्रोटेक्ट करिए, कोई नेफ्रोपैथी तो नहीं डेवलप हो रही है। साथ ही फिट को प्रोटेक्ट करिए, नर्व्स को प्रोटेक्ट करिए ताकि पता चल सके कोई डायबिटिक न्यूरोपैथी तो नहीं है। लीवर को प्रोटेक्ट करिए ताकि फैटी लीवर को अर्ली आइडेंटिफाई कर सकें। ब्रेन को प्रोटेक्ट करिए ताकि कोई मेमोरी लॉस का इशू तो नहीं है। और मेटाबॉलिक एंड अदर रिस्क को भी टाइमली आइडेंटिफाई करिए। इसीलिए डायबिटीज ऑर्गन रिस्क इंडेक्स इसमें हेल्प कर सकता है कि कैसे आप अपने ऑर्गन के रिस्क को टाइमली
इंटरवेंशन के द्वारा उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको डायबिटीज ऑर्गन रिस्क इंडेक्स के द्वारा किसको प्रायोरिटाइज करना है और कौन से ऑर्गन रिस्क में है, ये सारी चीजें जान सकते हैं। अब आपका सिंपल रेवेन्यू मैथ क्या है? अगर मान लिया आपके पास 1000 पेशेंट हैं डायबिटीज के और उसमें से 20% जो है प्रोग्राम में इनरोल हो जाते हैं और पर प्रोग्राम आपको 20,000 रुपीज एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो इससे आपको 40 लाख रुपीज एडिशनल रेवेन्यू आप जनरेट कर पाएंगे, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के, सेम मैन पावर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर से। आपको कोई नया डिपार्टमेंट खोलने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टर रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई नर्सिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट की जरूरत नहीं है, यानी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर से ये एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। और ये केवल एजम्पशन है, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल नंबर्स वेरी कर सकते हैं। आपके हॉस्पिटल में ऑलरेडी कुछ एसेट्स हैं जिनको आप इंटीग्रेट कर दें तो वो रेवेन्यू जनरेट करने लगे। पहला एसेट है डॉक्टर्स, दूसरा स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट, तीसरा लेबोरेटरी, चौथा फार्मेसी, पांचवा नर्सिंग, छठा ओपीडी एंड आईपीडी पेशेंट्स, सातवां डायग्नोस्टिक्स यानी सीटी एमआरआई अल्ट्रासाउंड एक्सरे, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द पेशेंट डेटाबेस। आपके पास ह्यूज पेशेंट डेटाबेस है जिसमें डायबिटीज पेशेंट्स भी इंक्लूडेड हैं और उस डेटाबेस को यूटिलाइज करके और इन सारे रिसोर्सेज को एसेट्स को इंटीग्रेट करके आप रेकरिंग रेवेन्यू सिस्टम डायबिटीज के लिए डेवलप कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के या नॉमिनल सा इन्वेस्टमेंट करके एक रेगुलर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जो किसी भी सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होगा। आपको किसी स्पेसिफिक पैनल पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा और आप बेटर कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, अपने हॉस्पिटल को अर्ली ब्रेक इवन पे ला सकते हैं और हॉस्पिटल को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अब यूजुअली आपके सिस्टम में सारे एसेट्स हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, ओपीडी आईपीडी पेशेंट्स हैं, डायग्नोस्टिक्स है, लैब है, फार्मेसी है, पेशेंट डेटाबेस है, लेकिन मिसिंग क्या है? कनेक्टिंग सिस्टम। इन सबको कनेक्ट करने वाला सिस्टम मिसिंग है। इसको अगर आप कनेक्ट कर दें तो आपका रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए 90 डे इम्प्लीमेंटेशन पाथवे में आपको दे रहा हूं। सबसे पहले उन पेशेंट्स को मैप करिए कि आपके हॉस्पिटल में कितने डायबिटीज पेशेंट्स हैं, रेगुलरली आप ट्रीट कर रहे हैं, मंथली कितने डायबिटीज पेशेंट्स आपके यहाँ आ रहे हैं। फिर उसके बाद से लीकेज क्या है, कहाँ पे रेवेन्यू लीकेज हो रहा है, और बेसलाइन लेवल आपका तैयार हो गया। फिर आप डिजाइन करिए, केयर पाथवे बनाइए, फॉलोअप प्लान करिए और एंगेजमेंट जनरेट करिए। पेशेंट का डेटाबेस के थ्रू आप प्रॉपर सिस्टम डेवलप करिए और फिर डिप्लॉय करिए, यानी पायलट सिस्टम शुरू करिए डायबिटीज के लिए, बाद में इसको एक्सटेंड करिए ओबेसिटी के लिए, पीसीओडी के लिए, फैटी लीवर के लिए या अन्य मेटाबॉलिक डिजीजेस के लिए या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। फिर उसके बाद से उसको मेजर करिए, फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करिए और बाद में स्केल करिए। इसीलिए आपको छोटे से स्टार्ट करना है, बहुत लार्ज स्केल पे कुछ भी नहीं करना है। जब ये प्रूव हो जाए मॉडल तो फिर आप स्केल करिए। इसीलिए एक हाई वैल्यू पेशेंट पाथवे डेवलप करिए और फिर उसके बाद से धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल के रेवेन्यू सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। अब 7 क्वेश्चन जो अपने हर हॉस्पिटल ओनर्स को अपने आप से पूछना चाहिए कि आपके हॉस्पिटल में कितने पेशेंट पिछले 1 साल में डायबिटीज के ट्रीट हुए और कितने पेशेंट्स डायबिटीज के विद इन 90 डेज वापस आए और कितने पेशेंट का स्ट्रक्चर्ड फॉलोअप हुआ, कितने पेशेंट्स के प्रॉपर कॉम्प्लिकेशंस की स्क्रीनिंग हुई, चाहे फुट केयर हो गया, चाहे फैटी लीवर की स्क्रीनिंग हो गया, या रेटिनोपैथी के लिए स्क्रीनिंग हो गया, या न्यूरोपैथी के लिए या नेफ्रोपैथी के लिए स्क्रीनिंग कितने पेशेंट की हुई, कितने पेशेंट्स आपसे डिजिटली कनेक्टेड रहे, यानी डिस्चार्ज के बाद या हॉस्पिटल से जाने के बाद भी हॉस्पिटल से कनेक्टेड रहे, ऐसे कितने पेशेंट्स हैं, और कितने पेशेंट्स जो है आपके रेगुलर टच में बने रहे, साथ ही कितना केयर दूसरे हॉस्पिटल्स में दूसरे सिस्टम में उन्हें मिल रहा है या ऑनलाइन एप्स में मिल रहा है, वो भी समझना होगा। और आपके 12 मंथ जो पेशेंट रिटेंशन की क्या वैल्यू होगी, अगर 12 महीने आपके साथ पेशेंट जो बने रहते हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये जानने के बाद आप प्रॉपरली समझ पाएंगे। यदि इन सभी सवालों का जवाब आप जानते हैं तो फिर आप अच्छी पोजीशन में हैं। अगर इसमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं में है तो आपको इन सभी सवालों का जवाब पता करके और आपको सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है। अब फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल असेसमेंट क्या होता है? सबसे पहले
ये स्ट्रेटजिक डायग्नोस्टिक है आपके हॉस्पिटल का। इसमें सबसे पहले पेशेंट लीकेज कहाँ कहाँ पे है, आपके पेशेंट मिस हो रहे हैं उसको चेक किया जाता है। फिर केयर गैप्स, कहाँ कहाँ पे केयर में आपकी गैप है, कहाँ कहाँ आप प्रॉपर केयर नहीं दे पा रहे हैं जिसके कारण पेशेंट आप मिस कर रहे हैं, फॉलोअप मिस कर रहे हैं। उसके बाद जो है सर्विस में क्या क्या गैप है, कौन सा पाथवे डिस्कनेक्टेड है जिसके कारण आपके पेशेंट प्रॉपर फॉलोअप के कारण मिसिंग है या दोबारा पेशेंट नहीं आ रहे हैं। कहाँ कहाँ पे रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ पे रेकरिंग रेवेन्यू सिस्टम आप जनरेट कर सकते हैं, और क्या प्रायोरिटी एक्शन होना चाहिए, कि क्या एक्शन आपको सबसे पहले लेना चाहिए, और फिर इसका रोड मैप क्या होना चाहिए कि कैसे आपकी इसको इम्प्लीमेंट करें और मेजर करें। हाउ फ्यूचर रेडी इज योर हॉस्पिटल। अब आपका अस्पताल ये चेक करिए कि आपका अस्पताल कितना फ्यूचर रेडी है। यह जानने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और चेक करिए कि आपके हॉस्पिटल का स्कोर क्या है, और उसके बाद से गैप्स को आइडेंटिफाई करिए और हॉस्पिटल सक्सेस रोड मैप को प्रिपेयर करिए, जिसमें पेशेंट रिटेंशन से लेकर के कंटिन्यूटी ऑफ केयर तक, डिजिटल इंगेजमेंट से लेके क्रॉनिक केयर, पेशेंट एक्सपीरियंस, आउटकम, रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये सारी चीजें होंगी। अब बड़ा शिफ्ट क्या है, पेशेंट वॉल्यूम पे अब आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है कि कैसे हमारे पास अधिक से अधिक पेशेंट आए, बल्कि पेशेंट वैल्यू पे फोकस करिए कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनको की बेटर केयर करके हम कैसे अधिक वैल्यू जनरेट कर सकें और वो हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर बन सकें, हमारे लिए और अधिक पेशेंट भेज सकें। और उसके बाद से पेशेंट लाइफ टाइम वैल्यू क्या है ये भी एसेस करिए। इसीलिए बेटर केयर मीन्स बेटर कंटिन्यूटी, कि अगर आप अच्छा केयर करते हैं तो कंटिन्यूटी ऑफ केयर मेंटेन रहेगी और आपकी इकोनॉमिक्स यानी हॉस्पिटल प्रॉफिटेबल बना रहेगा। अब आपके पेशेंट को दूसरे अस्पताल की जरूरत नहीं है, आपको एक नया अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको आवश्यकता है कि आपके पेशेंट आपके हॉस्पिटल से कनेक्टेड रहें पूरी केयर के दौरान। और यही फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल का मोटिव है कि कैसे आपको यह नए पेशेंट एक्वायर करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि आपको एग्जिस्टिंग पेशेंट्स कैसे आपके साथ लंबे टाइम तक बने रहें, उसमें आपकी फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल सिस्टम हेल्प करेगा। इसीलिए आप सेम पेशेंट से बेटर अर्निंग कर पाते हैं, हॉस्पिटल को प्रॉफिटेबल बना पाते हैं और पेशेंट की बेटर वे में हेल्प कर पाते हैं, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, जिसके लिए पेशेंट को जगह जगह भटकना ना पड़े और पेशेंट को एक अच्छी केयर और अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। अब अगला स्टेप क्या है, आपको फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल असेसमेंट करना चाहिए। इसमें पेशेंट लीकेज, केयर गैप को फाइंड आउट करिए, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी को देखिए, प्रायोरिटी एक्शंस लीजिए और फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल स्कोर चेक करिए। इस तरह से आपका फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल सक्सेस रोड मैप तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको एक कंप्लीट रोड मैप दे दिया कि कैसे आप रेकरिंग रेवेन्यू सिस्टम आप अपने हॉस्पिटल में जनरेट करके न सिर्फ हॉस्पिटल को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, बल्कि अपने पेशेंट्स की भी बेटर केयर कर सकते हैं, पेशेंट्स की नीड को भी फुलफिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपने हॉस्पिटल का रेवेन्यू केयर गैप एसेस करना या हॉस्पिटल सक्सेस रोड मैप बनाना, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या अपना हॉस्पिटल सक्सेस स्कोर दिए गए क्यूआर कोड से स्कैन करके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल ओनर्स कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।